इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन और सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन। सपोज कीजिए कि एक कार एक स्ट्रेट नैरो रोड पर चल रही है और कार ने अपनी पहली 30 किलोमीटर की दूरी को 1 आवर में पूरा किया। अगली 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोबारा उसे 1 आवर का समय लगा। फिर अगले 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे तीसरी बार भी 1 आवर का समय लगा। इसका मतलब कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इन एक एक घंटे के अंतराल पर कार की स्पीड कांस्टेंट मीन्स अनचेंज है, इसलिए कार के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तब हम यह कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सपोज कीजिए कि वही सेम कार एक नैरो और स्ट्रेट रोड पर चल रही है और इस बार रोड पर ढेर सारा ट्रैफिक है, इसलिए इस बार कार की स्पीड चेंज होती रहेगी। इस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर न चलकर जिग जैग वे पर चलती है और सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है। केवल यूनिफॉर्म मोशन में ही ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है। टाइम। समय हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी चीज़ के मूवमेंट को समझने के लिए हम एक फिजिकल डायमेंशन या क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, जिसे समय कहते हैं। टाइम और चेंज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे नेचुरल इवेंट जैसे सोलर या लूनर इक्लिप्स एक ही बार होते हैं और कुछ रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होते रहते हैं। ऐसे रिपीट होने वाले इवेंट को हम पीरियोडिक इवेंट कहते हैं। पुराने समय में लोग टाइम को जानने के लिए रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होने वाले नेचुरल इवेंट्स जैसे सनराइज, सनसेट, सीजन और मून के अपीयरेंस में होने वाले चेंज का यूज़ करते थे। टू कंसेक्यूटिव सनराइज के बीच होने वाले टाइम इंटरवल को डे कहते हैं। इसी तरह टू न्यू मून डे के बीच होने वाले टाइम इंटरवल को हम मंथ कहते हैं। और जब अर्थ सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तब हम उसे 1 ईयर कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम। पुराने समय में साइंटिस्ट ने ऐसे कई डिवाइस बनाए थे जो कि एक दिन से छोटे टाइम इंटरवल को मेज़र कर सकते थे, जैसे सनडायल, आवरग्लास एंड वाटर क्लॉक etc। अब हम लोग क्लॉक और वॉच का यूज़ टाइम इंटरवल को मेज़र करने के लिए करते हैं। कई क्लॉक पीरियोडिक मोशन का यूज़ टाइम बताने के लिए करते हैं। ओसिलेट करता हुआ पेंडुलम भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक मेटल का बॉब होता है जिसे एक टाइट स्ट्रिंग मीन्स हल्के और पतले धागे से बांध दिया जाता है और स्ट्रिंग का एक एंड एक फिक्स पॉइंट पे बांध दिया जाता है। पेंडुलम का बॉब फ्री होता है ताकि वह ओसिलेट कर सके। जब पेंडुलम रेस्ट में होता है तब उसके पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जब हम पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं तब पेंडुलम एक रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, मीन्स आगे और पीछे ओसिलेट करता है। एक टू एंड फ्रो मोशन को हम एक ओसिलेशन कहते हैं।
एक ओसिलेशन तब कंप्लीट होता है जब पेंडुलम अपने इनिशियल पॉइंट से जाकर मीन पोजीशन से होते हुए दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन से होकर इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाता है, तब हम उसे एक ओसिलेशन कहते हैं। और एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे हम पेंडुलम का टाइम पीरियड कहते हैं। डू यू नो, गैलीलियो ने पेंडुलम के ओसिलेटरी मोशन का खोज किया था। एक दिन की बात है, गैलीलियो ने चर्च जाते समय छत से लटके हुए लैंप को देखा। उन्होंने पाया कि छत से लटके हुए लैंप हवा के कारण स्विंग कर रहे हैं। जब गैलीलियो ने इस लैंप को ऑब्जर्व किया तो देखा कि लैंप एक पीरियोडिक वे में मूव कर रहे हैं। उन्होंने ओसिलेट करते हुए लैंप के टाइम पीरियड को अपने हाथ के नर्व में हार्ट के द्वारा होने वाले बीट से पता किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेम लेंथ वाले लैंप के ओसिलेशन का टाइम पीरियड सेम है। इन सारे ऑब्जर्वेशन ने गैलीलियो को सिंपल पेंडुलम के बेसिक आइडियाज़ को समझने में हेल्प किया। चलिए एक एक्टिविटी की हेल्प से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेज़र करते हैं। सबसे पहले एक बॉब को लगभग 1 मीटर लंबे थ्रेड से बांध दीजिए। बॉब को उसके मीन पोजीशन पर रुकने का वेट कीजिए। अगर कोई फैन चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। अब बॉब को हल्का सा उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए और जब बॉब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आए तब स्टॉप वॉच स्टार्ट कीजिए। पेंडुलम के द्वारा 10 ओसिलेशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉप वॉच को बंद कर दीजिए और 10 ओसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगा उसे नोट कीजिए। अब मान लीजिए बॉब को 10 ओसिलेशन कंप्लीट करने में 10 सेकंड का टाइम लगा। इसका मतलब बॉब को 1 ओसिलेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड का टाइम लगा। इसलिए बॉब का टाइम पीरियड 1 सेकंड है। इसी तरह से सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके सेम पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कीजिए। आप पाएंगे कि रिपीट किए गए एक्सपेरिमेंट में पेंडुलम का टाइम पीरियड लगभग सेम है। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो तो इससे पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और एक फिक्स लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा सेम होता है। इसका मतलब अगर दो पेंडुलम का लेंथ सेम है तो उनके द्वारा 1 ओसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाला समय भी सेम होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके पेंडुलम क्लॉक को डिज़ाइन किया गया था। पेंडुलम क्लॉक में टाइम को मेज़र करने के लिए स्टैंडर्ड पेंडुलम को एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में लगने वाले समय का यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड पेंडुलम उस पेंडुलम को कहते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर हो। रिस्ट वॉच और क्लॉक हमेशा चलते रहते हैं। इनका यूज़ हम टाइम को जानने के लिए करते हैं, लेकिन जब हमें बहुत छोटे टाइम इंटरवल को बहुत एक्यूरेसी के साथ मेज़र करना होता है तब हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एथलीट के द्वारा 100 मीटर दौड़ने में लगने वाला समय, इस तरह के मेज़रमेंट को करने के लिए एक ऐसा वॉच चाहिए जिसे आसानी से स्टार्ट या स्टॉप किया जा सके, और इस तरह के स्टार्ट या स्टॉप किए जा सकने वाले वॉच को हम स्टॉप वॉच कहते हैं। अब हम लोग डिजिटल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाले क्लॉक का यूज़ करते हैं। ये क्लॉक पेंडुलम क्लॉक से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ टाइम बताते हैं।